नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य सागर चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान का भाग 32वां। क्या होरी अपने सपनों और उम्मीदों को पूरा कर पाएगा? जानने के लिए चलिए इस अध्याय की ओर बढ़ते हैं। मिर्जा खुर्शेद ने अस्पताल से निकलकर एक नया काम शुरू कर दिया था। निश्चिंत बैठना उनके स्वभाव में न था। यह काम क्या था? नगर की वेश्याओं की एक नाटक मंडली बनाना। अपने अच्छे दिनों में उन्होंने खूब ऐयाशी की थी और इन दिनों अस्पताल के एकांत में घावों की पीड़ाएं सहते सहते उनकी आत्मा निष्ठावान हो गई थी। उस जीवन की याद करके उन्हें गहरी मनोव्यथा होती थी। उस वक्त अगर उन्हें समझ होती तो वह प्राणियों का कितना उपकार कर सकते थे, कितनों के शोक और दरिद्रता का भार हल्का कर सकते थे। मगर वह धन उन्होंने ऐयाशी में उड़ाया। यह कोई नया आविष्कार नहीं है कि संकटों में ही हमारी आत्मा को जागृति मिलती है। बुढ़ापे में कौन अपनी जवानी की भूलों पर दुखी नहीं होता। काश वह समय ज्ञान या शक्ति के संचय में लगाया होता, सुकृतियों का कोष भर लिया होता, तो आज चित्त को कितनी शांति मिलती। वही उन्हें इसका वेदना में अनुभव हुआ कि संसार में कोई अपना नहीं, कोई उनकी मौत आंसू बहाने वाला नहीं। उन्हें रह रहकर जीवन की एक पुरानी घटना याद आती थी। बसरे के एक गांव में जब वह कैंप में मलेरिया से ग्रस्त पड़े थे, एक ग्रामीण बाला ने उनकी तीमारदारी कितने आत्मसमर्पण से की थी। अच्छे हो जाने पर जब उन्होंने रुपए और आभूषणों से उसके एहसानों का बदला देना चाहा था, तो उसने किस तरह आंखों में आंसू भरकर सिर नीचा कर लिया था और उन उपहारों को लेने से इनकार कर दिया था। इन नसों की शुश्रूषा में नियम है, व्यवस्था है, सच्चाई है, मगर वह प्रेम कहां, वह तन्मयता कहां जो उस बाला की अभ्यासहीन अलहड़ सेवाओं में थी। वह अनुराग मूर्ति कब की उनके दिल से मिट चुकी थी। वह उससे फिर आने का वादा करके कभी उसके पास न गए। विलास के उन्माद में कभी उसकी याद ही न आई भी तो उसमें केवल दया थी, प्रेम न था। मालूम नहीं उस बाला पर क्या गुजरी, मगर आजकल उसकी वह आतुर, नम्र, शांत, सरल मुद्रा बराबर उनकी आंखों के सामने फिरा करती थी। काश उससे विवाह कर लिया होता, आज जीवन में कितना रह होता। और उसके प्रति अन्याय के दुख ने उस संपूर्ण वर्ग को उनकी सेवा और सहानुभूति का पात्र बना दिया। जब तक नदी बार पर थी, उसके गंदले तेज फेनिल प्रवाह में प्रकाश की किरणें बिखर कर रह जाती थीं। अब प्रवाह स्थिर और शांत हो गया था और रश्मियां उसकी तहत का पहुंच रही थीं। मिर्जा साहब वसंत की इस शीतल संध्या अपने जोंपड़े के बरामदे में दो वारांगनाओं के साथ बैठे बातचीत कर रहे थे कि मिस्टर मेहता पहुंचे। मिर्जा ने बड़े तपाक से हाथ मिलाए और बोले, मैं तो आपकी खातिरदारी का सामान लिए आपकी राह देख रहा हूं। दोनों सुंदरियां मुस्कुराईं। मिर्जा ने दोनों औरतों को वहां से चले जाने का संकेत किया और मेहता को मसंद पर बैठाते हुए बोले, मैं तो खुद आपके पास आने वाला था। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि मैं जो काम करने जा रहा हूं वह आपकी मदद के बगैर पूरा न होगा। आप सिर्फ मेरी पीठ पर हाथ दीजिए और ललकारते जाइए। हां मिर्जा बड़े चल पट्टे। मेहता ने हंसकर कहा, आप जिस काम में हाथ लगाएंगे उसमें हम जैसे किताबी कीड़ों की मदद की जरूरत न होगी। आपकी उम्र मुझसे ज्यादा है, दुनिया भी आपने खूब देखी है, और छोटे से छोटे आदमियों पर अपना असर डाल सकने की जो शक्ति आप में है वह मुझ में होती तो मैंने खुदा जाने क्या किया होता। मिर्जा साहब ने थोड़े से शब्दों में अपनी नई स्कीम उनसे बयान की। उनकी धारणा थी कि रूप के बाजार में वही स्त्रियां आती हैं जिन्हें या तो अपने घर में किसी कारण से सम्मानपूर्ण आश्रय नहीं मिलता, या जो आर्थिक कष्टों से मजबूर हो जाती हैं। और अगर ये दोनों प्रश्न हल कर दिए जाए तो बहुत कम औरतें इस भांति पतित हों। मेहता ने अन्य विचारवान सज्जनों की भांति इस प्रश्न पर काफी विचार किया था और उनका ख्याल था कि मुख्यतः मन के संस्कार और भोग लालसाही औरतों को इस ओर खींचती है। इसी बात पर दोनों मित्रों में बहस छिड़ गई। दोनों अपने अपने मेहता ने मुट्ठी बांधकर हवा में पटकते हुए कहा, आपने इस प्रश्न पर ठंडे दिल से गौर नहीं किया। रोजी के लिए और बहुत से जरिए हैं, मगर ऐश की भूख रोटियों से नहीं जाती। उसके लिए दुनिया के अच्छे से अच्छे पदार्थ चाहिए। जब तक समाज की व्यवस्थाओं पर सेनी छेदक पर बदल न डाली जाए, इस तरह की मंडली से कोई फायदा न होगा। मिर्जा ने मूंछें खड़ी की और मैं कहता हूं कि वह महज रोजी का सवाल है। हां, यह सवाल सभी आदमियों के लिए एक सा नहीं है। मजदूर के लिए वह महज आटे दाल और एक फूस की झोपड़ी का सवाल है। एक वकील के लिए वह एक कार और बंगले और खिदमतगारों का सवाल है। आदमी महज रोटी नहीं चाहता, और भी बहुत सी चीजें चाहता है। अगर औरतों के सामने भी वह प्रश्न तरह तरह की सूरतों में आता है तो उनका क्या कसूर है?
डॉक्टर मेहता अगर जरा गौर करते तो उन्हें मालूम होता कि उनमें और मिर्जा में कोई भेद नहीं, केवल शब्दों का हेरफेर है। पर बहस की गर्मी में गौर करने का धैर्य कहां? गर्म होकर बोले, मुआफ कीजिए मिर्जा साहब, जब तक दुनिया में दौलत वाले रहेंगे वेश्याएं भी रहेंगी। मंडली अगर सफल भी हो जाए, हालांकि मुझे उसमें बहुत संदेह है, तो आप 10-5 औरतों से ज्यादा उसमें कभी ले सकेंगे, और वह भी थोड़े दिनों के लिए। सभी औरतों में नाची करने की शक्ति नहीं होती, उसी तरह जैसे सभी आदमी कभी नहीं हो सकते। और यह भी मान ले कि वेश्याएं आपकी मंडली में स्थायी रूप से टिक जाएंगी, तो भी बाजार में उनकी जगह खाली न रहेगी। जड़ पर जब तक कुल्हाड़े न चलेंगे, पत्तियां तोड़ने से कोई नतीजा नहीं। दौलत वालों में कभी कभी ऐसे लोग निकल आते हैं जो सब कुछ त्याग कर खुदा की याद में जा बैठते हैं, मगर दौलत का राज्य बदस्तूर कायम है, उसमें जरा भी कमजोरी नहीं आने पाई। मिर्जा को मेहता की हठधर्मी पर दुख हुआ। इतना पढ़ा लिखा विचारवान आदमी इस तरह की बातें करे, समाज की व्यवस्था क्या आसानी से बदल जाएगी? वह तो सदियों का मामला है। तब तक क्या यह अनर्थ होने दिया जाए? उसकी रोकथाम न की जाए, इन अबलाओं को मदों की लिप्सा का शिकार होने दिया जाए। क्यों न शेर को पिंजरे में बंद कर दिया जाए कि वह दांत और नाखून होते हुए भी किसी को हानि न पहुंचा सके? क्यों उस वक्त तक चुपचाप बैठा रहा जाए जब तक शेर अहिंसा का व्रत न ले ले? दौलत वाले और जिस तरह चाहे अपनी दौलत उड़ाएं, मिर्जाजी को गम नहीं। शराब में डूब जाए, कारों की माला गले में डाल लें, किले बनवाएं, धर्मशालाएं और मस्जिदें खड़ी करें, उन्हें कोई परवाह नहीं। अबलाओं की जिंदगी न खराब करें, ये मिर्जाजी नहीं देख सकते। वह रूप के बाजार को ऐसा खाली कर देंगे कि दौलत वालों की अशफिरियों पर कोई थूकने वाला भी न मिले। क्या जिन दिनों शराब की दुकानों की पिकेटिंग होती थी, अच्छे अच्छे शराबी पानी पीकर दिल की आग नहीं बुझाते थे? मेहता ने मिर्जा की बेवकूफी पर हंसकर कहा, आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में ऐसे मुल्क भी है जहां वेश्याएं नहीं हैं। मगर अमीरों की दौलत वहां भी दिलचस्पियों के सामान पैदा कर लेती है। मिर्जाजी भी मेहता की जड़ता पर हंसे। जानता हूं मेहरबान, जानता हूं, आपकी दुआ से दुनिया देख चुका हूं, मगर यह हिंदुस्तान है, यूरोप नहीं है। इंसान का स्वभाव सारी दुनिया में एक सा है। मगर यह भी मालूम रहे कि हर एक कौम में एक ऐसी चीज होती है जिसे उसकी आत्मा कह सकते हैं। अस्मतीत हिंदुस्तानी तहजीब की आत्मा है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बन लीजिए। दौलत की आप इतनी बुराई करते हैं, फिर भी खन्ना की हिमायत करते नहीं थकते। न कहिएगा। मेहता का तेज विदा हो गया। नम्र भाव से बोले, मैंने खन्ना की हिमायत उस वक्त की है जब वह दौलत के पंजे से छूट गए हैं, और आजकल उसकी हालत आप देखें तो आपको दया आएगी। और मैं क्या हिमायत करूंगा जिसे अपनी किताबों और विद्यालय से छुट्टी नहीं, ज्यादा से ज्यादा सूखी हमदर्दी ही तो कर सकता हूं। हिमायत की है मिस मालती ने कि खन्ना को बचा लिया। इंसान के दिल की गहराइयों में त्याग और कुबाड़नी की कितनी ताकत छिपी होती है, इसका मुझे अब तक तजर्बा न हुआ था। आप भी एक दिन खन्ना से मिल आइए, फूला न समाएगा। इस वक्त उसे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वह हमदर्दी है। मिर्जा ने जैसे अपनी इच्छा के विरुद्ध कहा, आप कहते हैं तो जाऊंगा। आपके साथ जहन्नुम में जाने में भी मुझे ऊर्जा नहीं, मगर मिस मालती से तो आपकी शादी होने वाली थी, बड़ी गर्म खबर थी। मेहता ने जेमते हुए कहा, तपस्या कर रहा हूं, देखिए कब वरदान मिले। अजी, वह तो आप पर मरती थी। मुझे भी यही वहम हुआ था, मगर जब मैंने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा, वह आसमान में जा बैठी है। उस ऊंचाई तक तो क्या मैं पहुंचूंगा? आरजू मिन्नत कर रहा हूं कि नीचे आ जाए। आजकल तो वह मुझसे बोलती भी नहीं। यह कहते हुए मेहता जोर से रोती हुई हंसी हंसे और उठ खड़े हुए। मिर्जा ने पूछा, अब फिर कब मुलाकात होगी? अब की आपको तकलीफ करनी पड़ेगी। खन्ना के पास जाएगा जरूर। जाऊंगा। मिर्जा ने खिड़की से मेहता को जाते देखा। चाल में वह तेजी न थी, जैसे किसी चिंता में डूबे हुए हों। तो दोस्तों, गोदान का भाग 32वां यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और साहित्य सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही हम गोदान का अगला भाग लेकर आएंगे।